नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। यूपी पीसीएस की सीरीज में यह पीवाईक्यू का 27वां लेक्चर है। हम डिटेल से कवर करेंगे यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। आपने हमेशा यह सुना होगा कि अगर आपको यूपी पीसीएस का प्री निकालना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो पीवाईक्यू सीरीज है, उसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही क्या है, सक्सेस मंत्रा है। अगर आपको यूपी पीसीएस का प्री निकालना है, तो पीवाईक्यू आपको ज़रूर कवर करना होगा। डिटेल से हम लोग कवर करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न क्या था? साइंस का क्वेश्चन है और आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस की प्री में साइंस के 20 से 25 क्वेश्चन हर साल लगभग आते हैं और इनमें जो रिपीटिशन है वह काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या था? विल्हेम रॉन्टगन इन्होंने किसका आविष्कार किया है? यही आपसे प्रश्न पूछा है। यानी जो वैज्ञानिक हैं और उनके द्वारा किए गए जो प्रमुख आविष्कार हैं, वह हमको ध्यान में रखने होंगे। या प्रमुख जो आविष्कार हैं, उनके वैज्ञानिक कौन हैं? यह हमको ध्यान में रखना होगा। दूसरा अप्रोच यह हमारा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि ये फ़ेमस आविष्कार हैं, उनके वैज्ञानिक कौन हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। तो एक्स-रे मशीन, बल्ब और रेडियो, 3 ऑप्शन आपके पास है। किसका आविष्कार किया है विल्हेम रॉन्टगन ने? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? एक्स-रे मशीन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। देख लेते हैं ज़रा इसके हम एक्सप्लेनेशन को। यह जर्मन के वैज्ञानिक हैं। कौन? विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। लगता है अगली बार इनका पूरा नाम पूछे, तो विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन, ये इनका पूरा नाम है। 8 नवंबर 1895 को इन्होंने क्या किया? जो आपका विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, की खोज की और उसको नाम दिया क्या इन्होंने? एक्स-रे। हाँ, एक्स का मतलब क्या है? अज्ञात का प्रतीक। यानी इन्होंने एक रेज़ खोजी, तो कहा यह एक्स-रे है और वह क्या था? एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण। भविष्य में इसी के आधार पर एक्स-रे मशीन का विकास हुआ और उसकी मदद से हम लोग क्या देख सकते हैं? जो शरीर के अंदर आंतरिक अंग है, हड्डियाँ हैं, उनमें कोई टूट-फूट है, तो उसको हम देख सकते हैं। रॉन्टगन ने पहली बार अपनी पत्नी के हाथ का एक्स-रे लिया था। इसी कारण 1901 में जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ है, फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज़, वह किसको मिला? रॉन्टगन को। क्यों मिला था? एक्स-रे के विकास के लिए। रेडियो की बात करें हम, तो इसके जो वैज्ञानिक हैं, मार्कोनी हैं। पूरा नाम क्या था? गुगिलिएल्मो मार्कोनी। इसी कारण 1909 में इनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार किसका? फिजिक्स का। एडिसन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, थॉमस अल्वा एडिसन। 1879 में इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है, तो उसके लिए यह बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। अब ज़रा हम जीएस के पार्ट को देखते हैं। जो आपका एक्स-रे होता है, यह काम कैसे करता है? संगीतज्ञ पर ऐसे विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और उसकी मदद से यह क्या करती हैं? क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य कम है, इसलिए इनकी जो भेदन क्षमता है, वह ज़्यादा होगी। जब इनकी भेदन क्षमता ज़्यादा होगी, तो यह क्या करती हैं? मान लेते हैं आपका शरीर है, आपका हाथ है, तो हाथ का जब एक्स-रे लिया जाएगा तो क्या होगा? तो रेडियो वेव्स हैं, वह इसके अंदर जाएँगी, आपके जो शरीर की त्वचा है उसको पार कर जाएँगी, हड्डियों को पार नहीं करेंगी, हड्डियों से टकरा कर यह वापस आएँगी, रिफ्लेक्शन होगा। तो जैसे मान लेते हैं ये आपका हाथ था, इस हाथ में मान लेते हैं ऐसे-ऐसे हड्डी है, अब इसी हड्डी पर क्या जाएगा? यह प्रकाश की किरणें या विद्युत चुम्बकीय जो किरणें हैं, यह किरणें जाएँगी, टकरा कर वापस आएँगी। टकरा कर जब वापस आएँगी तो क्या बनेगा? चित्र बनेगा या फिर इमेज बनेगी और इसी इमेज से हमको पता लगता है कि कोई हड्डी डैमेज है या फिर ठीक है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि बार-बार एक्स-रे से बचना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एक्स-रे से क्या होता है? आयनीकरण। इससे जो आपकी कोशिकाएँ हैं, क्योंकि आप ऐसे समझिए, यह हड्डियों तक तो जाएँगी, लेकिन हड्डियों तक कैसे जाएँगी? आपकी त्वचा है, आपकी जो कोशिकाएँ हैं, उनको पार करते हुए। तो अगर यह ज़्यादा बार या फिर बार-बार किया जाएगा, तो यह जो आपकी कोशिकाएँ हैं, यह क्या हो सकती हैं? डैमेज हो सकती हैं। इसीलिए ज़्यादा एक्स-रे से बचना चाहिए। तो एक्स-रे का यह सिद्धांत है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? अब हम प्रमुख जो विज्ञान की खोजें हैं, उनको देख रहे हैं। तो रेडियोधर्मिता की खोज या किसने की? हेनरी बेकरल ने। बाद में जो मैडम क्यूरी हैं और पिएरे क्यूरी हैं, इन्होंने इस सिद्धांत को बहुत आगे बढ़ाया। लेज़र की अगर हम बात करें, तो थियोडोर मैमन ने। पूरा नाम क्या होता है लेज़र का? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यह लेज़र का फुल फॉर्म है। हो सकता है आपसे यह भी कभी पूछे, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज यह किसने की है? जे थॉम्सन ने। परमाणु बम की खोज यह किसने की है? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। बहुत फेमस है यह, न्यूक्लियर फिज़न पे काम करता है और इन्होंने ही परमाणु बम की खोज की है। किसने? ओपेनहाइमर ने। तो यह हमने देख लिया जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं और जो प्रमुख खोजें हैं वह कौन-कौन सी हैं? या हमने यह कह सकते हैं कि देखा कि जो प्रमुख खोजें हैं उनके वैज्ञानिक कौन हैं? अगले प्रश्न पर आते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड वे में इससे प्रश्न आते हैं। साइंस का प्रश्न है, क्या है? डीएनए के विषय में आपसे पूछा है। डीऑक्सी एसिड, इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, द्विकुंडलित संरचना है, इसे किसने डिफाइन किया था? जैकब ओमोनॉट, वाटसन और क्रिक, एजी खुराना या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसने डिफाइन किया है? वाटसन और क्रिक ने। यही सही आंसर है। अमेरिका के जो जीव वैज्ञानिक हैं, जिम वाटसन और
ब्रिटिश के जो भौतिक वैज्ञानिक हैं फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने 1953 में जो डीएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, उसकी जो डबल हेलिक्स मॉड्यूल है या द्विकुंडलित संरचना है, उसको दुनिया के सामने पेश किया था। आपने देखा होगा कि डीएनए जैसे होता है, उसकी एक डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्ट्रक्चर को किसने डिफाइन किया है या किसने खोजा है? जेम्स वाटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने। अब जो आपका यह डीएनए होता है, यह क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यह बताते हैं कि जो यह डबल स्ट्रक्चर होता है, यह नाइट्रोजन बेस पे डिपेंड होता है और नाइट्रोजन बेस में जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, तो यह डबल बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से। और फिर इन्होंने बताया कि देखिए क्या होता है कि जो आपका डीएनए है, उसमें न्यूक्लिक एसिड होते हैं। कौन से? 4 न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो नाम दिया एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। यह चारों क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। इसमें मिलते हैं, डीएनए में मिलते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, जो आपका एडेनिन होता है, यह वाला, यह हमेशा किससे मिलेगा? थाइमिन से। यानी ए मिलेगा हमेशा टी से और जो आपका साइटोसिन है सी, यह हमेशा किससे मिलेगा? ग्वानिन से। तो एडेनिन मिलेगा थाइमिन से, साइटोसिन मिलेगा ग्वानिन से। अब यह भी हो सकता है आपसे पूछे। ऐसे देखिए, ये जो जॉइंट बनेगा, यह किसका बनेगा? या तो यह एडेनिन और थाइमिन का होगा या फिर यह किसका होगा? ग्वानिन या साइटोसिन का। यानी या तो यह दोनों आपस में मिलेंगे या फिर यह दोनों आपस में मिलेंगे। इनका एक क्रम होता है और उसी क्रम के हिसाब से क्या निकाला जाता है? डीएनए निकाला जाता है या फिर जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को निकाला जाता है जिससे यह पता लगता है कि डीएनए मैच कर रहा है या फिर नहीं मैच कर रहा है। तो क्रम देखा जाता है। जैसे मान लेते हैं ये आपका पूरा डीएनए का एक एक स्ट्रक्चर है या एक उसकी संरचना है वह है। ऐसे मान लेते हैं एडेनिन है, ऐसे ग्वानिन है, ऐसे थाइमिन है, ऐसे साइटोसिन है। तो अब एडेनिन यह किससे जुड़ेगा? जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा उसके थाइमिन से। ग्वानिन किससे जुड़ेगा? जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा उसके साइटोसिन से। फिर यह थाइमिन है, यह किससे जुड़ेगा? एडेनिन से। यह आपका साइटोसिन है, यह किससे जुड़ेगा? ग्वानिन से। अब जब डीएनए चेक किया जाता है तो होता क्या है? एक स्ट्रक्चर को अलग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं इसको अलग कर लेंगे, फिर जो दूसरा डीएनए है उसके स्ट्रक्चर को मैच कराएँगे। अगर यह दोनों स्ट्रक्चर मैच कर रहे हैं तो क्या कहा जाता है कि डीएनए मैच हो रहा है। अगर स्ट्रक्चर नहीं मैच होता है तो इसको क्या कहा जाता है? डीएनए नहीं मैच हो रहा है। इसको जो अलग करते हैं उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं? क्रिस्पर-9। यह आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगली बार आपसे या भी कभी पूछे। क्रिस्पर-9 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? डीएनए सीज़र कहते हैं और उसकी मदद से इनको अलग किया जाता है और फिर क्रम मैच कराया जाता है। तो किसने इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है? जेम्स वाटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने। इसीलिए 1962 में इनको क्या मिला? मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। इसमें एक फेमस नाम और है, रोज़ालिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया था? बहुत सारी तस्वीरें ली थी, बहुत इन्होंने योगदान किया था। लेकिन अल्टीमेटली जब नोबेल पुरस्कार मिलने की बारी आई, उससे पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। तो नोबेल पुरस्कार का भी यह सिद्धांत है कि केवल जीवित व्यक्ति को दिया जा सकता है। ये आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी को जो नोबेल पुरस्कार है वह नहीं मिला, तो इनकी डेथ हो चुकी थी। तो यह नाम भी आप ध्यान रखिएगा, रोज़ालिंड फ्रैंकलिन। ये मैंने आपको समझा दिया कि घुमावदार संरचना बनेगी, सीढ़ीदार संरचना बनेगी। एडेनिन हमेशा मिलेगा थाइमिन से और ग्वानिन हमेशा मिलेगा साइटोसिन से। तो इसी से क्या होगा? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और डीएनए स्ट्रक्चर का पता लगेगा। आखिर विकल्प देख लेते हैं। जैकब और मोनोड की बात करें तो यह किस लिए फेमस है? ओपेरॉन मॉडल के लिए। इन्होंने बैक्टीरिया में जो जीन अभिव्यक्ति है उसको एक्सप्लेन किया था। 1965 में इनको भी नोबेल मिला है। इज़ी खुराना, इन्होंने आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस में या फिर कृत्रिम जीव संश्लेषण में काफ़ी काम किया है। 1968 में इनको भी क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। अब जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं या जो जैव विज्ञान की प्रमुख घटनाएँ हैं, उनको देख लेते हैं और उनके जो वैज्ञानिक है, खोजकर्ता हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे डीएनए की ही बात करें तो इसकी खोज किसने की है? फ्रेडरिक मिशर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1869 में यह खोज किया गया था और इसको नाम क्या दिया गया? न्यूक्लिन। फादर ऑफ जेनेटिक्स यह किसको कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को या ग्रेगर जॉन मेंडल को। बहुत फेमस है। मटर पे इन्होंने यह रिसर्च की थी और वंशानुगत के नियम को इन्होंने दिया था। तो जीन शब्द है, यह नाम किसने दिया? विल्हेम जॉनसन ने। क्योंकि जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने नाम दिया था फैक्टर्स। इन्होंने जीन को कहा था फैक्टर्स। बाद में जीन नाम किसने दिया है? विल्हेम जॉनसन ने। जंपिंग जीन यह सिद्धांत किसने दिया है? बारबरा मैक्लिंटॉक ने। और इन्होंने किस पे खोज की? मक्के पर। और खोज किसकी की? जंपिंग जीन्स की। तो यह प्रमुख क्या है? जैव वैज्ञानिक घटनाएं हैं, सिद्धांत हैं और उनके खोजकर्ता जो हैं या फिर उनके जो वैज्ञानिक हैं, उनको भी हमने देख लिया। तो हमने जो क्वेश्चन था उसको भी ठीक से देख लिया। इन सब के अलावा जो उसका एनालिसिस था वह भी हमने ठीक से देख लिया। पीएस से जुड़ा पार्ट था, वह भी हमने ठीक से देख लिया और करंट अफेयर में अगर कुछ अपडेट है, तो वह भी हमने देख लिया। इन्हीं सब से घूम फिर के आपसे प्रश्न बनेगा और अगर आपने इसको ठीक से अटेम्प्ट किया है, ठीक से इसके एक्सप्लेनेशन को देखा है, तो उम्मीद करता हूँ अगली बार कोई भी प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा।
और आप उसको अटेम्प्ट कर ले जाएँगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।